तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनियन बजट 2026-27। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 112 है, अनुच्छेद 112, ये वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है और इसी को सामान्य रूप से बजट शब्द के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को हर वित्तीय वर्ष, आप जानते हैं वित्तीय वर्ष जो होता है ये हर वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है। जैसे कि वर्तमान जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होने जा रहा है तो यह 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2027 को समाप्त होगा। तो ये जो समय अवधि आप देख रहे हैं इसे ही फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो ये जो आर्टिकल 112 है दोस्तों, यही वो अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत बजट को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, 2026-27 का बजट देखने से पहले थोड़ा सा बजट की हिस्ट्री जान लेते हैं। देखो दोस्तों, भारत का जो बजट का इतिहास है तो 7 अप्रैल 1860, ये तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल 1860 से बजट जो है स्टार्ट होता है और ब्रिटिश सरकार के जेम्स विल्सन, नाम याद रखिएगा, जेम्स विल्सन ने पहली बार भारत के लिए बजट प्रस्तुत किया था। और स्वतंत्रता के बाद पहला केंद्रीय बजट ये कब पेश किया गया था तो 26 नवंबर सन 1947 को R.K. षणमुखम चेट्टी के द्वारा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था। और गणतंत्र भारत का पहला बजट यानी कि 1950 का जो बजट था तो इसे जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्या नाम था? जॉन मथाई। ठीक है, और योजना आयोग के गठन का मार्ग इसी के द्वारा प्रशस्त किया गया था और 1950 का जो बजट था उसी में योजना आयोग का जिक्र किया गया था। एक शब्द और भी याद रखिएगा ब्लैक बजट के बारे में, शायद आप लोग न जानते हो, आजकल बहुत ही डीप में जाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये शब्द भी याद रखिएगा, ब्लैक बजट। तो दोस्तों ये जो ब्लैक बजट था ये 1973-74 में प्रस्तुत किया गया था यशवंत राव बी चौहान के द्वारा, जिसे उच्च बजटी घाटे के कारण ब्लैक बजट कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक शब्द और भी आता है ड्रीम बजट। ठीक है, इसको भी आप जानिए। तो ड्रीम बजट जो था ये 1997-98 का बजट था जो कि पी चिदम्बरम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसमें आयकर की दरों में भारी कटौती की गई थी, इसीलिए इसे ड्रीम बजट कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि 2017-18 से बजट में कुछ ऐतिहासिक बदलाव किए गए, जब 92 साल पुरानी रेल परंपरा को तोड़कर जो रेल बजट था और आम बजट था इसको एक में मिला दिया गया था 2017-18 से। और दोस्तों पेपरलेस बजट या डिजिटल बजट, इसकी शुरुआत होती है 2021-22 के बजट से। और निर्मला सीतारमण ने पारंपरिक ब्रीफकेस को हटाकर बजट टैबलेट से प्रस्तुत किया, जैसा कि आप यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं। तो अब जो बजट आता है ये टैबलेट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा महिला वित्त मंत्री तो इंदिरा गांधी ने 1970 में, जबकि निर्मला सीतारमण ने 2019 से अब तक लगातार पूर्ण बजट पेश किया है। तो अब तक 2 महिलाएं हैं जो वित्त मंत्री के रूप में काम कर चुकी हैं और फिलहाल तो एक कर भी रही हैं। ठीक है, और सबसे लंबा जो बजट भाषण अब तक का रहा तो निर्मला सीतारमण का ही रहा था। 2020 में इन्होंने 2 घंटे 42 मिनट का बजट भाषण दिया था। और ध्यान दीजिए कि 1999 तक, कब तक? 1999 तक बजट जो पेश किया जाता था ये शाम के 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1999 से यह सुबह 11 बजे से पेश किया जाने लगा। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बजट 2026-27 के बारे में। तो 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2026-27 को संसद में प्रस्तुत किया। संसद का मतलब दोस्तों यहाँ पर हो गया, जैसा कि आप जानते हैं संसद का मतलब होता है, संसद जो बनती है ये हमारे लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो बजट प्रस्तुत किया गया था ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ध्यान दीजिएगा कि 9 बार बजट पेश करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इंदिरा गांधी वित्त मंत्री के रूप में अपना बजट प्रस्तुत कर चुकी हैं, लेकिन 9 बार बजट पेश करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ये याद रखेंगे आप। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अब भी मोरारजी देसाई के ही नाम है, क्योंकि उन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान बतौर वित्त मंत्री के रूप में 10 बार बजट पेश किया है। तो अगली बार 2027 में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट प्रस्तुत करेंगी तो उस समय वो मोरारजी देसाई की बराबर ही कर लेंगी, और अगर उसके साल में ऐसा हुआ तो वो मोरारजी देसाई से आगे निकल जाएंगी, ठीक है ना। तो हाल के इतिहास में दोस्तों पहली बार केंद्रीय बजट 2026-27 रविवार 1 फरवरी 2026 को पेश किया गया। तो पहली बार ऐसा हुआ जब ये बजट रविवार को प्रस्तुत किया गया था। तो ऐतिहासिक रूप से बजट कार्य दिवसों पर पेश किए जाते हैं, यानी कि जो कार्य दिवस होते हैं, रविवार को तो छुट्टी रहती है। लेकिन 1999 में क्या हुआ था, आपको पता ही है कि जो पहले बजट प्रस्तुत किए जाते थे वो फरवरी के आखिरी दिन में प्रस्तुत किए जाते थे। 1999 में जब निर्धारित तिथि 28 फरवरी को रविवार पड़ गया तो तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने केंद्रीय बजट एक दिन पहले यानी कि 27 फरवरी शनिवार को पेश किया था। हालांकि उस समय की परंपरा के अनुसार बजट फरवरी के अंतिम दिन पेश किया जाता था, ठीक है ना। अब दोस्तों 2026-27 का जो बजट है ये ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि नवनिर्मित कर्तव्य भवन में पेश किया गया यह पहला बजट है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। युवा शक्ति को केंद्र में रखकर प्रस्तुत यह बजट विकसित भारत की दृष्टि पर आधारित है। दुविधा के बजाय कार्रवाई, नारेबाजी के बजाय सुधार और लोक लुभावन के बजाय जन कल्याण जैसे मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है। यह बजट 3 कर्तव्यों पर निर्देशित है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि वर्तमान बजट 2026-27 कितने कर्तव्यों पर निर्देशित है, तो 3 कर्तव्यों पर निर्देशित है, जिनका उद्देश्य आर्थिक विकास को गति देना, लोगों की क्षमताओं का निर्माण करना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। दोस्तों जो वर्तमान बजट है इसका जो आकार है वो 53.5 लाख करोड़ रुपए का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आप याद रखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए कि बजट 2026-27 के अनुसार भारत सरकार की कुल आय कितनी है, 36.5 लाख करोड़ रुपए, और जो बजट का आकार है कितना है, 53.5 लाख करोड़ रुपए। तो यकीनन यह एक घाटे का बजट है, ठीक है ना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जबकि 2026-27 में सरकार का कुल खर्च ये 53.5 लाख करोड़ रुपए है, तो आय से अधिक व्यय है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब ये पिछले बजट में जितना था उतना ही इस बजट में भी है। नई कर व्यवस्था के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर स्लैब जो था वही 2026-27 के लिए भी रखा गया है, यानी कि अधिकतम 4 लाख रुपए तक जो यहाँ पर टैक्स है वो 0 रहेगा। 4,01,000 रुपये से लेकर 8 लाख रुपए तक 5%, 8,01,000 रुपये से लेकर 12 लाख रुपए तक 10%, 12,01,000 रुपये से लेकर 16 लाख रुपए तक 15%, 16,01,000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपए तक 20%, 20,01,000 रुपये से लेकर 24 लाख रुपए तक 25%, और 24 लाख से ऊपर अगर गया तो दोस्तों ये जो टैक्स है ये 30% फिर लगेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इस बजट में एक बड़ा जो है सुधार किया गया है कि अगर किसी करदाता की आय में गड़बड़ी पाई जाती है या टैक्स छिपाया गया है तो जेल नहीं भेजा जाएगा। पहले क्या होता था, जेल भेजने की परंपरा थी, अब इसे समाप्त कर दिया गया है। केवल जुर्माना भरकर मामला रफा दफा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से, ध्यान दीजिएगा इस पर भी। और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य दोस्तों ये रखा गया है फिस्कल डेफिसिट टारगेट 4.3%, ठीक है। कुल जो जीडीपी है, टोटल जीडीपी का 4.3% ये है फिस्कल डेफिसिट टारगेट। और पिछले साल ये कितना था, तो 4.4% था। हालांकि यूपी का बजट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और दोस्तों अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बजट के अनुसार तो उत्तर प्रदेश राज्य के लिए जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है ये 3% ही रखा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। किसानों की खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत विस्तार AI एग्री टूल शुरू किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो भारत विस्तार AI एग्री टूल है ये किसानों से 24 घंटे कनेक्ट रहेगा। अगर कोई भी कृषिगत सहायता चाहिए किसी भी किसान को तो वो फोटो खींचकर अपलोड करेंगे और उसका समाधान ये AI के द्वारा मिल जाएगा, ठीक है।
डेटा सेंटर्स खोले जाएंगे, जिसके लिए विदेशी कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे यानी कि कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। फ्यूचर्स, जैसा कि आप जानते हैं शेयर मार्केट से संबंधित ये एक टर्म होता है, फ्यूचर्स पर STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.2% से बढ़ाकर 0.5% करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका काफ़ी विरोध हुआ था, उस दिन शेयर भी धड़ाम हो गया था। ऑप्शंस प्रीमियम पर STT ये 0.10% से बढ़ाकर 0.15% कर देने का प्रस्ताव किया गया है। कंपनियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर यानी कि मैट रेट ये 15% से घटाकर 14% कर दिया गया है, ठीक है ना। और 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें जो हैं उनको स्वीकार करते हुए राज्यों को मिलने वाले 41% यानी कि उनको जो हिस्सा मिलता है राज्यों को वो 41% पर बनाए रखने का फैसला लिया गया। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये मैं आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न छोड़ता हूँ, फटाफट कमेंट करिए। और इसकी जो सिफारिशें थी वो मान ली गई, राज्यों को मिलने वाला जो हिस्सा है वो 41% ही बना रहेगा, ठीक है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, तो काफ़ी बड़ी राशि जो है आवंटित की गई है। महिलाओं को क्रेडिट सुविधा के लिए C-MARTS स्कीम की घोषणा की गई है। इसको कुछ लोग मार्क लिखते हैं जो कि गलत है, C-MARTS है, ठीक है। अब C-MARTS है क्या? देखो दोस्तों, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने C-MARTS पहल की शुरुआत की है। तो इसके अनुसार ये जो C-MARTS है इसका मतलब सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर C-MARTS स्थापित किए जा रहे हैं, जो कि रिटेल आउटलेट्स के रूप में काम करेंगे। आर्टिफिशियल ऑर्गन यानी कि कृत्रिम अंग, किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर कृत्रिम अंग आर्टिफिशियल ऑर्गन के निर्माण के लिए आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की जाएगी। तो इससे जो दिव्यांग हैं उनको काफ़ी मदद मिलने जा रही है। 2047 तक ग्लोबल सर्विस मार्केट में 10% हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा गया है, यानी कि भारत वैश्विक सेवा व्यापार में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा है, जो 2024-25 में कुल वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात में अभी 4.3% से अधिक हिस्सेदारी रखता है। तो अभी जो है ये 4.3% से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन टारगेट है कि 2047 तक जो ये भारत वैश्विक सेवा व्यापार है ग्लोबल सर्विस मार्केट में ये जो हिस्सेदारी होगी इसको 10% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। बजट 2026-27 में क्या सस्ता हुआ तो ये भी जानिए कि जो सोलर सामान हैं उनको सस्ता किया गया। जूते, EV बैटरी मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी लगती है वो बैटरी सस्ती हो गई है। ओवन सस्ता हुआ है। 17 प्रकार की कैंसर की दवाएं सस्ती हुई हैं। 7 गंभीर रोग के दवा यानी कि जो बहुत ही क्रिटिकल डिजीज होते हैं उनकी दवाएं सस्ती हुई हैं। कपड़ा सस्ता हुआ है। CNG सस्ती हुई है। विदेश यात्रा और एयरक्राफ्ट पार्ट्स भी सस्ते किए गए हैं, जबकि शराब, स्क्रैप और खनिज ये महंगा हो गया है, ठीक है ना। भारत के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा, ध्यान दीजिएगा, भारत के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा। देश पर कर्ज कम करने के लिए कर्ज और GDP रेशियो 2026-27 में 55.6% रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष में यह 55.1% था, तो उससे थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाया गया है ताकि जो कर्ज का रेशियो है वो कम हो सके। आम बजट 2026-27 में विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले स्रोत पर कर यानी कि TCS की दरों में बड़ी कटौती की गई है, जो 5% और 20% के पुराने स्लैब को घटाकर अब फ्लैट 2% कर दिया गया है। यह नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बुकिंग सस्ती और सरल हो जाएगी। व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए इंपोर्टेड सामान पर कस्टम ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। तो जो अगर सामान आप विदेशों से मंगाते हैं पर्सनल इस्तेमाल के लिए तो जो कस्टम ड्यूटी पर लगती थी तो ये 20% से घटकर अब 10% हो गई है। विमान के पार्ट्स, माइक्रोवेव ओवन पार्ट्स और कुछ रॉ मटेरियल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी या तो ख़त्म कर दी गई है या उस पर छूट दी गई है, ठीक है। श्रम प्रधान टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का प्रस्ताव है। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया गया। और खनिज समृद्ध राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को
डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने में सहायता का प्रस्ताव दिया गया है। बायोफार्मा सेक्टर के लिए अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटन का प्रस्ताव है। उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान NIPER और 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने का प्रावधान किया गया है। तो 3 आयुर्वेदिक एम्स भी बनाने का प्रावधान 2026-27 के बजट में किया गया है। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो ये जो रेल कॉरिडोर हैं ये बनेंगे मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, वाराणसी और सिलीगुड़ी में। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ये बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। इस बार ये 30 जनवरी को प्रस्तुत किया गया था। और ये जो इकोनॉमिक सर्वे होता है तो ये करंट यानी जैसा आप जानते हैं वर्तमान में जो फाइनेंशियल ईयर है 2025-26 है और आने वाला जो है 2026-27 है। तो जो हमारा बजट है ये 2026-27 के लिए है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के लिए है। तो प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 7.4% और सकल मूल्यवर्धन GVA वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान है। मजबूत विकास गति के साथ भारत के वित्त वर्ष 2026-27 यानी कि जो वर्तमान बजट है उसमें 6.8% से 7.2% की दर से बढ़ने की संभावना है, जिससे यह लगातार चौथे वर्ष भी विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन ने भारत की व्यापक आर्थिक विश्वसनीयता को मजबूत किया है। केंद्र की राजस्व प्राप्तियां वित्त वर्ष 2016 से लेकर 2020 के बीच 8.5% लगभग 8.5% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में GDP का 9.2% हो गई हैं, जिसका मुख्य कारण उच्च गैर कॉर्पोरेट पर संग्रह GDP का 2.4% ये लगभग का चिन्ह होता है, अबाउट 2.4% से अबाउट 3.3% रहेगा। प्रत्यक्ष कर आधार का विस्तार हुआ है। आयकर रिटर्नों की संख्या ये 6.9 करोड़ से बढ़कर 2022 में फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में यह 6.9 करोड़ थी, इससे बढ़कर अब 9.2 करोड़ हो गई है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। ठीक है दोस्तों, रक्षा क्षेत्र के लिए 7,84,678 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। राज्यों के लिए जो आवंटन है ये 1.4 लाख करोड़ रुपए है। कृषि क्षेत्र के लिए 1,40,528.78 करोड़ रुपए। शिक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, कुल आवंटन किया गया है 1,39,289 करोड़ रुपए, जबकि रेल मंत्रालय के लिए आवंटन किया गया है 2.93 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो राज्यों के आवंटन से ज़्यादा आवंटन रेल मंत्रालय के लिए किया गया है। तो दोस्तों ये आपका बजट 2026-27 है और उम्मीद करता हूँ कि सारे फैक्ट आपको पता चल गए होंगे। इस लेक्चर की PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। पेड ग्रुप में भी ये PDF आपको दी जाएगी। अब आपके लिए मैं एक सवाल छोड़ता हूं, अगर आपने ध्यान से ये लेक्चर देखा है तो बताइए कि बजट 2026-27 कितने कर्तव्यों पर आधारित है। तो फटाफट अपने आंसर जो है कमेंट कीजिए। और अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों तो आप हमें 9452252260 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल मत करिए, आप सिर्फ व्हाट्सअप करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।